प्यारे बच्चों नमस्कार। 11वीं कक्षा की फिजिक्स के चैप्टर मात्रक और मापन के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि भौतिक राशि की विमाएं या डायमेंशंस क्या होता है। इसके साथ साथ विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएं और डायमेंशंस लिखना भी आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले विमाओं का अर्थ समझने के लिए मैं थोड़ी सी जनरल बात आपके साथ करना चाहता हूँ कि जैसे हम कुछ मूल राशियां जैसे द्रव्यमान, लंबाई और समय आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। इनके मात्रक भी हम पढ़ चुके हैं कि जैसे द्रव्यमान का मात्रक जो है ग्राम, किलोग्राम, पौंड, ये इसके मात्रक है। इसी तरह से लंबाई के मात्रक जो है वो सेंटीमीटर है, मीटर है या फुट वगैरह जो है इसकी मात्रक है। समय का मात्रक भी सेकंड, घंटे वगैरह हम कई मात्रक यूज करते हैं। तो यदि हम द्रव्यमान के लिए एक सामान्य मात्रक जो है द्रव्यमान को मास कहते हैं, इसलिए हमने इसका नाम एम रख दिया इसके मात्रक का। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ जो है इसकी जो मूल इकाई है लंबाई की उसको मैं एल कह दूं और समय की मूल इकाई को मैं टी कह देता हूं एक बार। यानी अलग अलग के बजाय एक सामान्य नाम हमने ये ले लिया है कि द्रव्यमान का मूल मात्रक हम m मान लेते हैं एक बार, लंबाई का मूल मात्रक l मान लेते हैं और समय का मूल मात्रक हम t मान लेते हैं। तो इसके हिसाब से हम किसी भी भौतिक राशि का मात्रक एक बार हम लिखते हैं। जैसे क्षेत्रफल, किसी भी जैसे आयत का क्षेत्रफल ले लो, कोई भी क्षेत्रफल ले लो, उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को हम एल, लंबाई की इकाई क्या है एल, चौड़ाई भी एक किस्म की लेंथ ही होती है, लंबाई होती है, तो उसका मात्रक भी हम क्या लेंगे एल। तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एम का कोई जिक्र नहीं है तो एम की पावर 0 लगा दो, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है और एल की पावर कितनी है 2 और टी का भी कोई जिक्र नहीं है तो टी की पावर 0 लगा दो। तो क्षेत्रफल का मात्रक आप इस तरह से लिख सकते हैं कि m0 L2 T0। ओके, तो देखिए कि अब क्षेत्रफल का मात्रक लिखने के लिए हमें, अब देखिए कि क्षेत्रफल जो है भौतिक राशि है इसकी इकाई को प्रदर्शित करने के लिए मूल इकाइयों पर जो हमें पावर चढ़ानी पड़ती है, जो घात चढ़ानी पड़ती है, वो जो घात है वो क्या कहलाते हैं डायमेंशंस कहलाते हैं, विमाएं कहलाती हैं। तो क्षेत्रफल की विमाएं जो है द्रव्यमान में विमा 0 है, लंबाई में इसकी विमा 2 है और समय में विमा इसकी 0 है। ओके, इसी तरह से मैं आपको और उदाहरण करवाता हूँ कि जैसे हम ले लेते हैं कि जैसे वेग ले लेते हैं। वेग क्या होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु बिंदु ए से चली और बिंदु बी पर पहुंच गई है, तो ए और बी के बीच की कम से कम दूरी जो है विस्थापन कहलाती है। वैसे कि किसी भी रास्ते पर चले लेकिन जो कम से कम दूरी है वो क्या कहलाएगी विस्थापन। और एक हम पढ़ते हैं गति या चाल। गति होता है दूरी बटे समय। दोनों में अंतर है कि दूरी क्या होती है कि मान लीजिए हम ए से बी तक गए लेकिन हो सकता है कि हम इस रास्ते से होकर के गए, तो इस रास्ते की जो लंबाई है वो दूरी है, इस रास्ते की लंबाई जो वो क्या है दूरी है। और जो यहाँ से कम दूरी जो है वो क्या है विस्थापन है। ओके, समझ गए बात को। तो वेग, गति वगैरह इसका जो हम अगली इकाई में डिटेल से अध्ययन करेंगे, एक बार आपको इतना समझना काफी है। अब देखिए विस्थापन को किस में मापेंगे, है तो एक किस्म की लेंथ ही, तो इसके लिए मैं एल यूज कर देता हूँ और समय के लिए मैं टी यूज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एल
की पावर 1 और t की पावर -1, क्योंकि नीचे पावर 1 ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। और यहाँ पर m का कहीं भी कोई जिक्र नहीं आया, तो m0 L1 t-1। तो हम ये कहेंगे कि जो वेग की विमाएं हैं वो द्रव्यमान में 0 है, लंबाई में 1 है और समय में -1 है। ओके, सेम टू सेम यही गति के लिए होगी, क्योंकि दूरी की वही लेंथ है और समय के लिए वही टाइम है। तो आप यहाँ पर इसका भी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल सेम इसके डायमेंशन है। ठीक, अब देखिए, आप समझ गए होंगे कि विमाएं क्या होती है। तो इसकी परिभाषा मैं आपको नोट्स में से पढ़ा देता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कि किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। कि देखिए कि जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया आयतन का, आयतन को व्यक्त करने के लिए मास की पावर 0 चढ़ानी पड़ी, द्रव्यमान की पावर 0 चढ़ानी पड़ी है, लंबाई की घात 3 चढ़ानी पड़ी है और समय की घात 0 चढ़ानी पड़ी। तो द्रव्यमान में विमा 0, लंबाई में 3 और समय में 0 विमाएं इसकी है। देखिए कि विमाओं को हम एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं, इतना तो सेम है, जिन्हें उस राशि की इकाई को व्यक्त करने के लिए या उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाना पड़ता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं कि उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। अगर यह राशि का मात्रक लेते हो तो यहाँ मूल मात्रक कहना पड़ेगा आपको। दोनों ही परिभाषाएं बिल्कुल सही है। कुछ एक बुक्स में ये लिखी हुई है, कुछ एक बुक्स में मात्रक के हिसाब से लिखी हुई है। दोनों में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो वेग का उदाहरण आपको यहाँ पर नोट्स में दिखाई दे रहा है, ये मैंने आपको लिख के दे दिया है, समझा दिया है। और बाकी ये जो नोट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनकी आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ओके, तो अब आगे हम कुछ राशियों की और विमाएं लिखते हैं ताकि कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अगली राशि हम लेते हैं त्वरण। अब देखिए त्वरण क्या होता है कि वेग बटे समय। इसकी डिटेल जैसे मैंने बताया था कि अगली यूनिट में हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी, तो जस्ट इनके फार्मूले याद रखना ही काफ़ी है। कि त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय। वेग का मात्रक आपको यहाँ से, वेग के लिए आपने यहाँ पर यूज की है L t-1 और समय के लिए t, तो L1 t-2। ओके, तो मास इसमें नहीं है, लेंथ 1 है, टाइम -2 है। तो त्वरण की जो है द्रव्यमान में विमा 0 होगी, लेंथ में 1 होगी और समय में -2 होगी। ओके, इसी तरह से आप बल का एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ, उसके बाद में इसी के आधार पर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान के लिए आप m यूज करोगे और त्वरण के लिए जो है m0 L1 t-2। तो आप ये कहोगे m1 L1 t-2। तो बल की जो विमा है द्रव्यमान में 1 है और लंबाई में भी 1 है और समय में -2 है। ओके, तो देखिए ये जो घात है 1 और -2, ये क्या है, बल की विमाएं हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि विमीय सूत्र क्या होता है। विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। विमीय सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला किसे कहते हैं। तो देखिए जो हम यहाँ पर फाइनल में
एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं कि जैसे बल के लिए हमने लिखा m1L1T-2 और फिर इसको देखिए बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है ये क्या है, बल का विमीय सूत्र है। ठीक, इसी तरह से m0L1T-2 इन बड़ी ब्रैकेट समेत ये पूरी एक्सप्रेशन ये क्या है, त्वरण का विमीय सूत्र है। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो व्यंजक है, आपको क्या बताता है? ये आपको ये बताता है कि बल जो है वो किस किस मूल राशि पर डिपेंड करता है और किस तरह से डिपेंड करता है। जैसे अगर त्वरण में देखें तो m⁻0 है, इसका मतलब त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। और त्वरण लेंथ पे डिपेंड करता है कि अगर लेंथ बढ़ती है तो त्वरण बढ़ेगा, और समय क्योंकि पावर माइनस में है तो ये भी बताता है कि जैसे ये बढ़ेगा तो t बढ़ेगा तो त्वरण घट जाएगा, और किस हिसाब से घटेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या है, वह व्यंजक है जो हमें ये बताता है कि ये भौतिक राशि, इस भौतिक राशि की किस किस मूल राशि में कितनी कितनी विमाएं हैं, किस मूल राशि में कितनी कितनी विमाएं हैं, यह बताने वाला व्यंजक जो है वो क्या कहलाता है, उस भौतिक राशि की का विमीय सूत्र कहलाता है। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि विमीय सूत्र क्या होता है। किसी दी हुई भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। जैसे आयतन का विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र, त्वरण का विमीय सूत्र ये है, बल का विमीय सूत्र ये है। ओके, अगर आप ऊपर जैसे L1 है तो ऊपर 1 ना भी लगाओ तो भी चलेगा, वो अंडरस्टूड होता है कि ये L1 है। अगर आप इसको सीधा लिख देते हैं mLT-2 तो ये भी ठीक रहेगा। ओके, लेकिन अगर लिखना चाहो तो लिख भी दो। अब देखिए विमीय समीकरण क्या होता है कि यदि हम किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर रख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आयतन है, तो आयतन के लिए मैं कैपिटल V यूज करूं तो आयतन के बराबर अगर मैं इसका विमीय सूत्र रख देता हूं तो हमारे पास एक समीकरण आ जाता है, और यह समीकरण क्या कहलाता है, विमीय समीकरण कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में हम यहाँ पर कहते हैं कि किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। ठीक, जैसे आयतन को V से डिनोट करके इसके बराबर इसका सूत्र लिख दें। ठीक, तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है ये आयतन का विमीय समीकरण है। इसी तरह से वेग के लिए, इसी तरह से एक्सीलरेशन के लिए, इसी तरह से फोर्स के लिए आप अलग अलग समीकरण जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए भौतिक राशि की विमाओं से संबंधित जो है कुछ नोट करने वाली बातें हैं कि एक तो भौतिक राशि की विमा यानी जो डायमेंशंस है वो मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करता। हम बेशक भौतिक राशि को किसी भी सिस्टम में मापें, विमा वही रहेगी। जैसे मान लीजिए बल है, बल की जो विमा है वो mLT-2 है, तो बेशक आप बल को MKS में मापो, CGS में मापो, SI सिस्टम में मापो, किसी भी मात्रक की पद्धति में आप बल का मापन करो, लेकिन विमा क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसके अलावा कुछ शुद्ध संख्याएं हैं जैसे 1, 2, 3, ठीक, या फिर पाई है। एक मैथमेटिक्स में हम e भी यूज करेंगे आगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी 2 और 3 के बीच में इसकी कोई वैल्यू होती है। तो जैसे पाई की 3.14 होती है, इसी तरह से इसकी भी एक वैल्यू होती है, भी याद रखेंगे। तो जितनी भी शुद्ध संख्याएं हैं उनकी कोई भी विमाएं नहीं होती, उनकी विमा m0, l0, t0 आप लिख सकते हैं। डायमेंशन लेस है, ये विमा रहित है। ओके, इसके अलावा कोई शुद्ध अनुपात है, जैसे समतल कोण है। क्या है, समतल कोण। समतल कोण जो है
ये किसके बराबर होता है? चाप बटे त्रिज्या। ठीक, तो देखिए कि जैसे ये चाप हो गई और ये इसकी त्रिज्या हो गई। चाप को भी आप लंबाई में मापते हो, त्रिज्या के लिए भी एल यूज करते हो, इकाई इसकी। तो एल बाई एल, एल जीरो हो गया। मास और टाइम का तो पहले जिक्र नहीं है, तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो समतल कोण भी क्या हो गया? विमा रहित हो गया। ओके, इसकी भी कोई विमाएं नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने दो मेन बातें बताई। एक तो भौतिक राशि की विमा जो है, डायमेंशन जो है, सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता, मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करता। दूसरा, शुद्ध संख्याएं हैं या शुद्ध अनुपात है, रेशियो है, तो उसकी कोई विमाएं नहीं होती। ओके, अब आइए कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के सूत्र और उनके विमीय सूत्र जो है वो पढ़ते हैं। और ये आप ये समझ सकते हैं कि इस चैप्टर का नहीं बल्कि 11th क्लास की फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैं आपको आगे नीट, जो आपका मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, और जेईई मेन और एडवांस के जैसे क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो आपको ये विमीय सूत्र जो है वो फटाफट याद होने चाहिए। ओके, तो अभी ध्यान से आप समझेंगे तो याद करना मुश्किल नहीं होगा। ओके, तो जैसे बल के लिए मैंने आपको अभी बता ही दिया था क्या होता है, m1 l1 t-2। इसके लिए, इससे पहले जो है त्वरण के लिए m0 l1 t-2, ये विमीय सूत्र था। बाकी तो सिंपल ही थे। और अब आगे देखिए कि हम बात करते हैं आवेग की। आवेग का जो सूत्र होता है ये होता है बल गुणा समय, बल गुणा समय। अब बल का जो विमीय सूत्र है m/l(t-2) और समय का क्या है t। तो आप यहाँ से इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं कि m और कहीं नहीं है तो m की पावर 1 थी, 1 ही रह जाएगी। l भी और कहीं नहीं है तो l 1 था, 1 ही रह जाएगा। t यहाँ -2 और यहाँ 1, -2 + 1, क्योंकि मल्टीप्लाई होते टाइम पावर ऐड हो जाती है। -2 + 1 क्या होगा? -1 होएगा, तो t-1। तो आवेग का जो विमीय सूत्र है m1 l1 t-1 होगा। और आवेग की अगर इकाई लिखना चाहो तो बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन, और समय की इकाई सेकंड। तो न्यूटन सेकंड जो है आवेग की आशाई इकाई हो जाएगी। तो इकाई या मात्रक लिखना बिल्कुल ही आसान है। बल का मात्रक लिख दीजिए, असाई मात्रक ही लिखना है। समय का भी असाई मात्रक लिख दे, तो इस तरह से आप आवेग का असाई मात्रक लिख सकते हैं। अब देखिए हम आगे लेते हैं कार्य। कार्य के लिए बल गुणा विस्थापन या बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो बल के लिए m/l(t-2), विस्थापन के लिए l, तो यह हो गया m/l2t-2। ओके, ये कार्य के लिए विमीय सूत्र आ गया। और इसकी अगर हम असाई मात्रक लेना चाहें तो बल के लिए होगा न्यूटन और विस्थापन के लिए होगा मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, इसके लिए स्पेशल नाम दिया जाता है जूल। ठीक, तो कार्य की इकाई क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। ओके, अब देखिए जो कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा का मात्रक है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही क्या होती है? ऊर्जा होती है। लेकिन अगर आप ऊर्जा का लिखना भी चाहो तो भी लिख सकते हो। ऊर्जा दो तरह की आपने 10वीं कक्षा में पढ़ी है, एक तो mgh स्थितिज ऊर्जा, एक ½ mv²। तो इन दोनों के हिसाब से लिख सकते हो आप। m तो द्रव्यमान हो गया, g ये गुरुत्वीय त्वरण,
गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण वाला सूत्र ही लगेगा, L_t-2। ओके, और h हो गया इसका हाइट के लिए L यूज करेंगे, तो mL2t-2। देखिए सेम वही सूत्र आया है, mL2t-2। अगर आप गतिज ऊर्जा के लिए लिखना चाहेंगे तो भी वही आएगा। अब देखिए हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसको छोड़ दें, और क्योंकि हाफ डायमेंशन लेस है। मास के लिए आप m यूज करोगे, वेलोसिटी के लिए L_t-1 यूज करोगे, वेग है ये, और इसका स्क्वायर, तो L का स्क्वायर तो L2 और t-1 का स्क्वायर है तो -2। आप ऐसे लिखेंगे तो भी यही आना है। ठीक, तो ऊर्जा बेशक स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, या कोई और टाइप की ऊर्जा हो, ठीक, उसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो mL2t-2 ही रहेगा। ठीक, और कार्य और ऊर्जा का जो विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फार्मूला है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, अब आगे देखिए शक्ति यानी पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य बटे समय या ऊर्जा बटे समय। अब कार्य का आपको पता ही है mL2t-2, और समय के लिए हो गया t, तो यह हो जाएगा mL2t, माइनस के 2 ऊपर है, एक और जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह से आप संवेग का भी लिख सकते हो। संवेग जो है वो होता द्रव्यमान गुणा में वेग, द्रव्यमान गुणा में वेग, इसको इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम। ओके, और एक था आवेग, इम्पल्स। ठीक, तो द्रव्यमान के लिए आपको m लिखा, आपने आप m लिख सकते हो, वेग के लिए L_t-1 लिख सकते हो, तो mL_t-1। ओके, अब इसी तरह से अगर आपको त्रिकोणमितीय किसी अनुपात का अगर विमीय सूत्र लिखना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल साइन थीटा है, साइन थीटा आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में अगर ये कोण थीटा है तो लंब बटे कर्ण, ये साइड बटे ये साइड होती है, ये BC, तो ये हो जाएगा BC बाई AC। सूत्र तो ये बन गया। अब BC भी क्या है, लेंथ है, AC भी क्या है, लेंथ, तो लेंथ बाई लेंथ क्या हो जाएगा, m0 L0 t0, डायमेंशन लेस है। इसी तरह से साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा सभी क्या है, विमान रहित है। डायमेंशनल फार्मूला इसका m0 L0 t0 ही रहेगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, आपकी जो NCERT की बुक है उसके लास्ट में जो है परिशिष्ट दे रखे हैं, उसमें लगभग 94 भौतिक राशियां दे रखी हैं जिनके डायमेंशंस आपको उस बुक में दिए हुए हैं। तो आपने मतलब ये आपको चैप्टर के बीच में नहीं मिलेंगे, चैप्टर के बीच में लगभग इतने मिलेंगे जितने मैंने यहाँ डिस्कस करवाए हैं, लेकिन बुक के बिल्कुल लास्ट में देखना आप, ठीक है, वहाँ पर आपको कई सारे टेबल्स मिलेगी, कई सारी सारणियाँ मिलेंगी, उनमें से एक सारणी जो है भौतिक राशियों की सूत्र और उनकी विमाओं की मिलेगी, जहाँ पर आपको 94 भौतिक राशियों के सूत्र दे रखे हैं और उनकी विमाएं दे रखी हैं। तो जितना हो सके मैक्सिमम इनके विमीय सूत्रों को याद रखें। ठीक, तो लगभग शुरू वाले 30 से 40 सूत्र जो है आपको जितना मैंने समझाया वहाँ से आप कर सकते हो। अगले लेक्चर में मैं आपको बाकी के बचे हुए विमीय सूत्र जो है वो लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा नई चीज़ उसमें नहीं है। हम आगे अभी तक तो डील कर रहे थे सिर्फ जिसमें द्रव्यमान हो, लंबाई हो और समय हो। आगे मैं ताप,
विद्युत धारा और जो पदार्थ की मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी जिसमें मोल हम यूज करते हैं इकाई, तो ये 3 चीजें और इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, तो कई बच्चे सोचते हैं सर कि सूत्र तो हम याद कर लेंगे, उसका विमीय सूत्र हम लिख करके देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसा आपने कुछ नहीं करना। आपको देखो लिखना तो आना चाहिए ही चाहिए, इस तरह से कैलकुलेट तो करना नहीं आना चाहिए। बाकी अगर आप इसको डायरेक्ट याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में हमारे से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि नीचे 4 या 5 भौतिक राशियां दे देंगी कि इनमें से किन किन के विमीय सूत्र समान है, या इनमें से बाकी 3 के विमीय सूत्र समान है, एक का नहीं है, तो किसका नहीं है। और क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास समय होता नहीं, और फटाफट अगर याद होगा तो वो बच्चा देखो आगे निकल जाएगा। ठीक, तो एकदम से दिमाग पर बर्डन मत लो इसके। डेली के अगर आप 20 भी याद करते हो तो 5 दिन में आसानी से सारे के सारे याद हो जाएंगे। और ये जो है आपके सिर्फ एक चैप्टर का काम नहीं है, ये पूरी फिजिक्स का काम है, +2 के लास्ट तक का, यानी 12th क्लास भी अगर पास कर लोगे तो भी आपको ये सूत्र और जो विमीय सूत्र आपको काम आते रहेंगे। ठीक है, तो मैं तो यही चाहता हूँ बच्चों कि आप ये काम जो है पूरी लगन से और बार बार लिख करके इसका अभ्यास करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।